हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। और उससे पहले एक आपको नोटिफिकेशन बता दें कि अभी 2 दिन पहले आपका एसएसबी ट्रेडमैन एसएसबी उसमें था कम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल जैसे पदों के फिजिकल के डेट आ चुके हैं। ठीक है, फिजिकल के एडमिट कार्ड आपके आने वाले हैं, मतलब आने लगे हैं। जो भाई अपने फॉर्म अगर से भरे हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे। ठीक है, और फिजिकल के बाद जल्द ही इसका भी पेपर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, सरकार द्वारा मतलब बहुत जल्द काम किया जा रहा है। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा पर है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मतलब कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो कि उत्तर में भूटान तथा किससे अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, और पूर्व में बात करें तो पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, और दक्षिण में बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश से, और पश्चिम में किससे पश्चिम में बंगाल की सीमा पर है। ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया आपका त्रिपुरा, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम और ऑप्शन डी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात करें कौन सा राज्य है, तो राज्य है आपका असम। ठीक है, जैसे मैप पे देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये दिया हमारा, देखिए कि कौन सा राज्य था, हमारा असम राज्य था। ये है आपका असम राज्य। ठीक है, कौन सा असम राज्य है। अगर सब उत्तर में बात करें, कहाँ पर उत्तर में बात करें तो यहाँ पर है आपका भूटान देश छोटा सा, और ये अरुणाचल प्रदेश। उत्तर में बात करें कौन सा देश है, ये आपका भूटान, ये आपका भूटान है, और यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये उत्तर की बात हो गया। और पूर्व की बात करें, पूर्व में देखिए आपका किससे साझा हो रहा है, असम की सीमा हो रही है आपकी किससे, अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। ठीक है, और दक्षिण में बात करें, दक्षिण में है आपका कौन सा है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और यहाँ पर देखिए दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश से सीमा साझा हो रहा है। पश्चिम बात करें तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में किससे है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा। तो कौन सा राज्य है आपका, असम है। कौन सा, असम राज्य है, जिसकी सीमा आपकी किससे साझा हो रही है, किससे, ये रही आपकी देखिए असम की सीमा। ठीक है, जो कि आपके उत्तर में बात करें तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कुछ सीमा है, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, और दक्षिण में बात करें तो आपका मेघालय है, त्रिपुरा है और बांग्लादेश है, और पश्चिम में बात करें तो किससे है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो दिया था, जो कि आपका असम जो है वो सही आंसर होता है। अगर हम इसी पर और राज्यों की बात कर लें, पहले अब इनकी और बात कर लें। ठीक है, ये जो आपके 7 राज्य हैं, कौन से, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। ठीक है, 7 सिस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। कौन कौन से राज्य हैं, आपके 7 सिस्टर में आते हैं कौन कौन से। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, नागालैंड। फिर इसके बाद कौन सा आता है, इसकी बात करें अरुणाचल प्रदेश के बाद है आपका नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड। फिर इसके बाद है आपका मणिपुर। कौन सा है, मणिपुर है। फिर इसके बाद आता है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय। है। फिर कौन सा है, और 7 सिस्टम कौन सा आते हैं, देखिए आपका असम।
कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये आपके 7 जो देश हैं, पूर्वोत्तर के 7 देश हैं जो आपके, ये आपके किस में आते हैं? आपके 7 सिस्टर कहलाते हैं। कौन से? 7 सिस्टर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त और सीमित नहीं होते हैं? ऑप्शन है दिया आपका अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन भी दिया आपका अनुच्छेद 21-22, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 20-21 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 20-22। अनुच्छेद डी ऑप्शन डी क्या दिया? अनुच्छेद 20 और 22। किसकी बात कर रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, किसके दौरान? आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और 21 हैं जो कि आपके राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल के दौरान भी आपके लागू रहते हैं, मतलब नागरिक पर लागू होता है। और उसे मतलब और सब अनुच्छेद की बात करें, जो भी आपकी स्वतंत्रता का अधिकार होता है, मतलब बहुत कुछ होते हैं, मतलब संवैधानिक प्रति जो कि बंद कर दिया जाता है, धारा 144 लगाकर उसे समाप्त किया जाता है। लेकिन जो है आपका अनुच्छेद 20-21 जो है वो आपातकाल के दौरान भी आपका समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका जिनेवा, ऑप्शन बी दिया आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी दिया पेरिस और ऑप्शन डी दिया आपका मनीला। किसकी बात कर रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अगर पूछे इसमें कितने सदस्य हैं, सदस्य देश कितने हैं? टोटल सदस्य देश, ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। कितने हैं? 193 इसके सदस्य देश हैं। अभी हाल ही की बात बताएं तो 1 जनवरी 2021 को, कब? 1 जनवरी 2021 को जो आपका यूएसए यानी अमेरिका ने इसकी सदस्यता त्याग दी। किसने? अमेरिका ने इसकी सदस्यता क्या कर दी? त्याग दी। ठीक है, सदस्यता त्याग दी। किसने? 1 जनवरी 2021 को अमेरिका ने इसकी सदस्यता त्याग दी। कितने देश हैं वर्तमान में? आपके 193 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और हम बात करें न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क में किसका अगर से पूछे कल तो किसका मुख्यालय है? तो आपका UNDP का। किसका है? UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके न्यूयॉर्क में, UNDP। ठीक है, क्या है? UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके न्यूयॉर्क में। अगर पूछे UNDP का स्थापना, तो स्थापना हुआ था आपका 1965 में। कब? 1965 में UNDP की स्थापना हुआ था। अगर पूछे UNDP का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो पूछे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर? तब के न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगर किसकी बात करें? पेरिस की, पेरिस के पूछे पेरिस का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस का, अरे सॉरी, पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पर आपको बताया था 2-3 क्लास मतलब सब आगे बताया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वो आपके पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय एक बार, सॉरी, स्थापना एक बार बताएंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था आपका 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था। कब? 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को किसकी स्थापना हुआ था? हुआ था यूनेस्को का स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके पेरिस में है। अगर हम मनीला की बात करें, मनीला में किसकी राजधानी है? तो आपका ADB
एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपका 19 दिसंबर। कब? 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय फिलीपींस मतलब राजधानी कहाँ पर? मनीला में। ठीक, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका गुजरात, ऑप्शन बी दिया आपका तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुर। किसकी बात कर रहा है? तरनेतर मेला की। तरनेतर मेला अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है तो मतलब किस राज्य में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण कौन थे? संरक्षक शिवाजी के गुरु और संरक्षक कौन थे? शिवाजी के गुरु और संरक्षक शिवाजी के गुरु और संरक्षक। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? संरक्षक की बात कर रहा है। शिवाजी के गुरु और संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपका समर्थ दास, ऑप्शन बी दिया आपका शाहजी भोसले, ऑप्शन सी दिया आपका दादोजी कोंडदेव। ये दादाजी ने इनका नाम दादोजी कोंडदेव। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है? शिवाजी। ठीक, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ये थे आपके दादोजी कोंडदेव। इनका नाम ही था दादोजी कोंडदेव, इनके दादा नहीं थे। दादा इनके कौन थे? इनके दादा कौन थे? इनके दादा थे आपके मालोजी। अगर इनके दादा पूछे इनके दादा कौन थे? इनके दादा थे आपके मालोजी। मालोजी इनके दादा थे। अब पिता कौन थे? तो पिता थे आपके शाहजी भोसले। पिता थे आपके शाहजी भोसले, इनके पिता थे। दादा की बात करें, दादा थे आपके मालोजी। और जो इनके राजनीतिक एवं संरक्षक गुरु थे वो थे आपके दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव थे इनके संरक्षक मतलब राजनीतिक एवं संरक्षक थे। ठीक, अगर पूछे आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु पूछे तो रामदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक, पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1627 में। 1627 में शिवाजी के बारे में बात करें, शिवाजी का जन्म 1627 में। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे आपके शाहजी भोसले। माता की बात करें तो माता थी आपकी जीजाबाई। कौन थी? जीजाबाई इनकी माता थी। इनका जन्म हुआ था 1627 में। कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? इनका भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कब हुआ था? 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और 1627 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से, यहाँ पर पूछा पुणे, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपका भोर घाट, ऑप्शन बी दिया आपका थाल घाट, ऑप्शन बी हो जाएगा थाल घाट, ऑप्शन सी दिया आपका पाल घाट और ऑप्शन डी दिया आपका सेनकोट्टा घाट। ठीक है, सेनकोट्टा घाट। ठीक, तो पूछा है कौन सा दर्रा जो है आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगर हम भोर घाट दर्रा की बात करें, किसके? भोर घाट दर्रा की बात करें तो किसको जोड़ता है? ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कौन सा? भोर घाट दर्रा। अगर हम थाल घाट दर्रा की बात करें, थाल घाट दर्रा की बात करें तो जोड़ता है आपके मुंबई को नासिक से। मुंबई को नासिक से। मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? आपका थाल घाट दर्रा। और पाल घाट दर्रा की बात करते हैं आपके कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि को कोयम्बटूर जोड़ता है।
और सेनकोट्टा घाट की बात करें तो आपका तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। किसको? शिवकाशी से। तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से। तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। दिया था आपका भोर घाट दर्रा की बात करें तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और थाल घाट दर्रा की बात करें तो मुंबई को नासिक से, पाल घाट दर्रा की बात करें तो कोच्चि को कोयम्बटूर से, और सेनकोट्टा घाट दर्रा की बात करें कि आपके तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है जो मुंबई को पुणे से? मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका भोर घाट दर्रा। कौन सा है? भोर घाट दर्रा, जो आपके मुंबई को पुणे से जुड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संविधान का संरक्षक कहलाता है संसद, ऑप्शन बी दिया आपका भारत का महाधिवक्ता, ऑप्शन सी दिया राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी दिया सर्वोच्च न्यायालय। तो संसद का संरक्षक कौन कहलाता है? कहलाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपको दार्जिलिंग, ऑप्शन बी दिया आपका कोडाईकनाल, ऑप्शन सी दिया आपका देहरादून, और ऑप्शन डी दिया आपका मसूरी। ऑप्शन डी क्या दिया है? मसूरी। तो पूछे किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके कोडाईकनाल को। किसे? कोडाईकनाल को। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका रिपन, ऑप्शन बी दिया आपका मिंटो, ऑप्शन सी दिया आपका मेओ, और ऑप्शन डी दिया आपका करजन। तो किसकी बात करें? स्थानीय स्वशासन ना। स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रिपन को। किसको? रिपन को। अगर पूछे रिपन भारत का वायसराय कब से कब तक रहा? तो रहा था आपका 1880 से 1884। ठीक है, और इसी को ही आपका स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? रिपन को कहा जाता है। अगर पूछे रिपन के समय और कौन कौन सी मतलब कार्य हुए थे या घटना हुई थी, तो अगर पूछे वर्नाकुलर एक्ट कब आया था? तो आया था 1882 में। उस समय अगर पूछे वायसराय कौन था, तो उसमें भी वायसराय आपका रिपन ही था। क्या? वर्नाकुलर एक्ट। कब आया था? 1882 में। ठीक है, 1882 में। इसी के समय, किसके समय? रिपन के समय। ठीक है, और इसी के समय आपका प्रथम नियमित जनगणना भी हुई थी। कब? 1881 में। ठीक है, 1881 में इसी के समय आपके प्रथम नियमित जनगणना भी हुई थी। ठीक है, और इसी के समय में आपका 1882 में ही, कब? 1882 में ही क्या हुआ था? पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी? पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। अब इसी पर पूछे अगर से कौन से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपका 1887 में। ये 1887 में हुई थी। इसके समय कौन मतलब वायसराय था? तो था आपका डफरिन। कौन था? डफरिन इसका वायसराय था। ठीक है, इस डफरिन के समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब? 1887 में। अब पूछे पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। उसमें वायसराय कौन था? तो उस समय था आपका रिपन, 1880 से 84 तक। वर्नाकुलर एक्ट भी 1882 में किसके समय आया? अभी आपके रिपन के समय आया, और रिपन के समय ही प्रथम नियमित जनगणना भी हुई थी। इन्हीं के समय में आपके प्रथम नियमित जनगणना भी हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सी पर्वत श्रृंखला से है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला से है? ऑप्शन ए दिया आपका सतपुड़ा श्रृंखला, ऑप्शन बी दिया आपका सह्याद्री श्रृंखला, ऑप्शन सी दिया आपका विंध्य श्रृंखला, और ऑप्शन डी दिया आपका पूर्वी घाट। ऑप्शन डी क्या दिया है? पूर्वी घाट। तो कृष्णा नदी का अगर पूछे उद्गम स्थल कौन से पर्वत श्रृंखला से हुआ है? तो आपका सह्याद्री। कहाँ से? सह्याद्री। जिसमें आपके पूछे कौन से पहाड़ी से हुआ है? तो आपके महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है। अगर पूछे कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपकी 1400 किमी है। यह भारत की तीसरी बड़ी नदी है। भारत की तीसरी
बड़ी नदी है। और पूछे तो मतलब दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है और भारत की तीसरी बड़ी नदी है। और पूछे भारत की पहली बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा हो जाएगी। कितनी लंबाई है इसकी, 2525 किमी, 2525 किमी। दूसरे नंबर पर कौन आती है, नदी आती है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किमी। 1465 किमी लंबी कौन सी है, गोदावरी नदी है। गंगा नदी आपकी 2525। तो पहली होगी आपकी गंगा नदी, दूसरी होगी आपकी गोदावरी नदी और तीसरी होगी आपकी कृष्णा नदी। कौन सी हो गई, कृष्णा नदी आपकी तीसरी नदी हो गई। ठीक है, कौन सी तीसरी नदी आपकी कौन सी हो गई, आपकी कृष्णा नदी। ठीक, तो कौन से पर्वत से निकलती है, आपकी कौन से पर्वत श्रृंखला से निकलती है आपकी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, इसकी अगर पूछे सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखो ये आपकी भीमा नदी होगी, तुंगभद्रा नदी होगी। कौन सी, तुंगभद्रा नदी हो गई। और बात कर भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया। एक है आपका मूसी नदी। और मूसी नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा है, तो आपका हैदराबाद बसा है। कौन सा है, हैदराबाद जो है आपकी मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगर पूछे कृष्णा नदी पर स्थित बांध की बात करें तो कौन सा बांध है, नागार्जुन बांध है। कौन सा है, नागार्जुन बांध है। एक कौन है, एक अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध। नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध किस नदी पे है, आपकी कृष्णा नदी पर। इनकी सहायक नदियाँ की बात करें, इनकी सहायक नदियाँ आपकी भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हुआ था, इसका आंसर हुआ था विषय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपका, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन दिया 2014, ऑप्शन बी दिया 2013, ऑप्शन सी दिया 2015, ऑप्शन डी दिया 2019। तो नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से में शामिल किया गया था आपको 2013 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब वह उसे रखा जाता है कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर। कहाँ रखा जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर जब रखा जाता है तब वो वस्तु का भार आपका न्यूनतम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ने दिया आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी दिया आपका भिकाजी कामा, ऑप्शन सी दिया आपका एनी बेसेंट और ऑप्शन डी दिया विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अगर पीछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टोटल कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, ये थी आपकी टोटल तीन महिलाओं ने। ठीक है, अगर पीछे पहली महिला कौन थी, ये थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। इन्होंने कहा कब मतलब कब अध्यक्ष बनी थी, ये बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, दूसरी बनी थी आपको 1925 में कानपुर अधिवेशन। कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू था आपकी दूसरी, जो कि आपके कानपुर अधिवेशन और कब 1925 में। ठीक है, तीसरी की बात करें तो 1933 में। कौन थी तीसरी महिला, कौन थी, ये थी आपकी नलिनी सेन बोस। कौन थी, नलिनी सेन बोस। नलिनी सेन बोस जो कि आपके 1933 में अध्यक्षता की थी, किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष आपके बिमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी। कहाँ पर मतलब पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपके कहाँ पर, मुंबई में। होना कहाँ पर था, पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, उसके कारण आपके मुंबई में हुआ था। कितने प्रतिनिधि थे, तो आपके टोटल 72 प्रतिनिधि थे। ठीक, दूसरी अगर से पूछे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने थे आपके दादा भाई नौरोजी। अगर पूछे ये कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपके कोलकाता में। कब, 18
86 में। और दादाभाई नौरोजी की बात करते हैं, पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। ठीक। तीसरे की बात करें, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? पहला 85, दूसरा 86, तीसरा 87 में। तीसरा 87 में कहाँ पर? मद्रास में। इसमें कौन अध्यक्ष बने थे? तो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी आपके इसके अध्यक्ष बने थे। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब पूछे चौथा की बात करें, चौथा हुआ था 1888 में। कब? 1888 में। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्ष 1960 के सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? वर्ष 1960 के सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है। पूछे अगर टोटल कितनी नदियों का मतलब संधि हुआ था 1960 में? टोटल आपकी 6 नदियाँ थीं। कौन कौन सी थीं? एक थी आपकी सिंधु नदी थी। ठीक है। इसके बाद था आपका झेलम था। चिनाब नदी थी। कौन सी? चिनाब नदी थी। फिर थी आपकी रावी नदी थी। इसके बाद था आपका ब्यास के बाद था आपका सतलज। ठीक है। कितनी हो गई आपके? 6 नदियाँ हो गई टोटल। ठीक। चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास, सतलज, ये आपके 6 नदियाँ थी। कब? 1960 में। इनके मतलब भारत और पाकिस्तान, किस दो देशों के बीच संधि हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुई थी। इस संधि में हुआ था मतलब बात क्या हुआ था, मतलब क्या संधि हुई थी? इसमें हुआ था सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जो पानी होगा, 80% पानी होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो पानी होगा वो आपका इंडिया यूज करेगा। ठीक है। यानी अपना भारत यूज करेगा। और रावी, ब्यास और सतलज, सतलज की बात करें, इसमें 80% पानी जो होगा इसका वो आपका भारत यूज करेगा। कौन? भारत। और 20% पानी की बात करें तो ये कौन यूज करेगा? ये पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है। यही इसमें संधि हुई थी। कब? 1960 में ये संधि हुई थी। ठीक है। अब पूछे किसने कराया था? तो आपके विश्व बैंक ने कराया था। किसने? विश्व बैंक ने कराया था। अगर पूछे दोनों देश के हस्ताक्षर मतलब कौन कौन किए थे इस संधि पर, तो भारत की तरफ से बात करें, किसकी? भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की तरफ से पूछे हस्ताक्षर कौन किए थे? ये किए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक। और पूछे पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? पाकिस्तान की तरफ से थे आपके जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान आपके किसके तरफ से? ये पाकिस्तान की तरफ थे। और इंडिया की तरफ से आपके नेहरू जी, ये दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। किसने कराया था ये संधि? तो संधि कराया था आपका विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने संधि कराया था। इसमें 6 नदियाँ शामिल थीं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इस 6 नदियों में 3 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी की बात करें तो इसमें 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत। रावी, ब्यास, सतलज की बात करें तो इसमें 80% भारत और 20% पानी जो है आपका कौन सा पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी मतलब इसमें शामिल नहीं थी, तो ऑप्शन ने दिया आपका रावी नदी, ऑप्शन में दिया चिनाब नदी, ऑप्शन से दिया तीस्ता नदी और ऑप्शन दिया आपका ब्यास नदी। जो कौन सी नदी थी ये थी आपकी तीस्ता नदी, जो है आपकी इसमें शामिल नहीं थी। मतलब इस जल सिंधु जल संधि में तीस्ता नदी आपकी शामिल नहीं थी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पहले लोकपाल विधेयक की संसद में पेश किया गया था। पहले लोकपाल विधेयक जो आपके भारत की संसद में कब पेश किया गया था? ऑप्शन दिया आपका 1967, ऑप्शन भी दिया आपका 1966, ऑप्शन भी दिया आपका 1966, ऑप्शन सी दिया आपका 1968 और ऑप्शन डी दिया 1969। तो पहला लोकपाल विधेयक जो था, पहला लोकपाल बिल विधेयक जो था वो संसद में कब, संसद में यहाँ पर डैश था, कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था कब? 1968 में। कब? 1968 में से पेश किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन भी दिया आपका निजी आय, ऑप्शन सी दिया यह दोनों और ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। जब हम राष्ट्रीय मतलब कुल आय, राष्ट्रीय
आय को कुल जनसंख्या के मतलब कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल आपकी राष्ट्रीय आय होती है उसमें कुल जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन से भाग देते थे, हमें क्या मिल जाता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया। ऑप्शन दिया आपको गंगा, ऑप्शन बी दिया आपको डॉली, ऑप्शन सी दिया यहाँ पर हो जाएगा आपको डॉली। ठीक है, डॉली। ऑप्शन सी दिया आपका महिमा और ऑप्शन डी दिया आपका गरिमा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से अगर पूछे भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, ये किया आपके गंगा, किस नाम से, गंगा नाम से उत्पादन किया गया है। और ये थी आपकी भारत की पहली मतलब गिर नस्ल है। ठीक है, गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा है। अगर पूछे विश्व की पहली कौन था, विश्व की पहली कौन सी थी, ये थी आपकी क्लोन, अरे डॉली नाम की भेड़ थी। कौन, अगर पूछे विश्व की पहली क्लोन मादा कौन थी तो आपकी डॉली नामक भेड़ थी आपके विश्व की, ये थी आपकी विश्व की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया। ऑप्शन दिया आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी दिया मुंबई, ऑप्शन सी दिया आपको कोच्चि और ऑप्शन डी दिया आपका पणजी। पूछे वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में किसे शामिल किया गया है, शामिल किया गया आपके मुंबई, किसको, मुंबई को शामिल किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया आपके निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक सिंचाई जो है आपको किस राज्य में होती है, मतलब नलकूपों द्वारा सिंचाई जो है सबसे अधिक किस राज्य में होती है। ऑप्शन दिया आपका बिहार में, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी दिया आपका हरियाणा में और ऑप्शन डी दिया आपका पंजाब में। तो किस राज्य में होती है, तो आपके उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ पर नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र कहाँ मिल जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिया आपका बीकानेर, ऑप्शन बी दिया आपका जबलपुर, ऑप्शन सी दिया आपका भोपाल और ऑप्शन डी दिया आपका झांकी। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके झांसी में स्थित है। कहाँ पर, झांसी में स्थित है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।